Okay. Patna High Court computer operator cum typist aspirants. You are all welcome to mock test number 7. Let us get started. अपीजमेंट, किसी को प्रसन्न करना, अपीजमेंट मीन्स किसी को प्रसन्न करना. टर्बुलेंस मीन्स डिस्टर्बेंस. ट्रैंक्विलिटी शांति, क्वाइट पूरी तरह से, कोई संबंध नहीं है इन तीनों शब्दों का. एप्रिसिएशन प्रशंसा, ये दोनों में संबंध है, कुछ समानताएं हैं, अतः डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट वन, डेसोलेट मीन्स वैसा स्थान जो कि बसा हुआ नहीं है, इनहैबिटेड नहीं है, उसे डेसोलेट कहते हैं. जो बसा हुआ नहीं है उसे ब्लीक कहेंगे, डेसोलेट. फ्लेबरगास्टेड मीन्स आश्चर्यचकित. एस्टोनिश्ड का भी अर्थ है आश्चर्यचकित. डिस्टर्ब परेशान, टेरिफाइड भयभीत, मोटिवेटेड प्रेरित. डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. लडिकस हास्यास्पद, जिस पे हंसी आए, जो असंगत हो. इंट्यूटिव, पूर्वानुमान के आधार पर. इनकॉन्ग्रुअस, जो समय अवसर के अनुसार नहीं है. एस्ट्यूट, कुशल. इंट्रिंसिक, आंतरिक. बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट वन, डेलिब्रेट मीन्स जानबूझकर. एंटोनिम खोजना है. स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः. इंटेंशनल मीन्स इरादतन. नॉनशलेंट मीन्स अपने आप पे नियंत्रण रखने वाला. रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि का काम करने वाला. ए स्पॉन्टेनियस स्वतः, और जानबूझकर स्वतः इसका विपरीत है, एंटोनिम है. ए इज द करेक्ट आंसर. मैवरिक, मनमानी करने वाला, अपने अनुसार चलने वाले व्यक्तियों को कहते हैं. इसका एंटोनिम हो सकता है नियमों का पालन करना वाला. ओके. कस्टोडियन है, किसी का रखवाला है. वर्सटिलिटी है, बहुप्रतिभा है. ब्रिलियंस है, प्रतिभा है, कोई संबंध नहीं रखता ए, बी और डी का. सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट वन, फ्रीटर मीन्स समाप्त करना, धीरे धीरे किस चीज को समाप्त करना है. स्प्रेड, फैलाना. होड़, जमाखोरी करना, जमा करना. वेस्ट, बर्बाद करना है. स्पॉइल, बर्बाद करना. होड़ इसका एंटोनिम हो जाएगा. फ्रीटर का एंटोनिम होड़ होगा, जमा करना. इंसेप्शन मीन्स आरंभ, शुरुआत. टर्मिनेशन, समाप्ति. रिग्रेशन, पीछे जाना. लॉन्च, आरंभ करना. बिगिनिंग, आरंभ. टर्मिनेशन इंसेप्शन का अपोजिट, टर्मिनेशन. ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट वन, हॉब्सन्स चॉइस. एक ऐसा विकल्प जो आपको मानना है, आपको बाधित किया जाता है. अ चॉइस फोर्स अपॉन समवन. सी करेक्ट आंसर चॉइस. बाय हुक और क्रुक, यानी कि गलत से हो या सही हो, किसी भी विधि से. बाय एनी मीन्स. बी करेक्ट आंसर चॉइस. नेक्स्ट वन, टू टेक फॉर ग्रांटेड का अर्थ है टू टेक a sponsorship without much fuss. To accept without any question, बिना प्रश्न के, आपत्ति के किसी चीज को स्वीकार कर लेना. नेक्स्ट, टू गो टू द डॉग्स, बर्बाद होना. टू बी ruined,
नेक्स्ट वन, an ability to do several things at the same time, एक समय में कई काम करना, मल्टीटास्किंग, डी इज द करेक्ट आंसर। इंडाइटमेंट कहते हैं न्यायालय में जो आरोप लगता है, आरोप लगाने का जो प्रक्रिया है उसे इंडाइटमेंट कहते हैं। ब्लास्फेमी, ईश निंदा, यूनिटास्किंग, एक काम, नो। नेक्स्ट, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की बहुत ज्यादा निंदा करना, उसे चैस्टाइज कहते हैं। मॉक कहते हैं मजाक उड़ाना, रेमोन्स्ट्रेट विरोध करना, स्कॉफ का अर्थ है मजाक उड़ाना। नेक्स्ट, टू मूव और ट्रैवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, आगे पीछे लगातार यात्रा करके कहीं जाना वापस होना, इसको शटल कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रैपल को जूझना कहते हैं, रप्चर जो कहते हैं ब्रेक हो जाना, टूटना, फोस्टर बढ़ावा देना कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, स्पेलिंग चेक करना है। एक्वियस शुद्ध है, कॉर्पोरल शुद्ध है, कॉर्पोरियल शुद्ध है, स्क्वाक सी की जगह डब्ल्यू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, ब्रीवमेंट, BEREAVEMENT, ड्रॉट शुद्ध है, इनस्क्रूपलस नहीं, अनस्क्रूपलस होता है, आई की जगह यू का प्रयोग होगा, ये ड्राउट भी सही। शी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। एबरेंट त्रुटिपूर्ण, एडमेंट अड़ा हुआ, ई की जगह ए का प्रयोग होगा। आर्किटाइप शुद्ध है, कैमराडरी शुद्ध है, एबरेंट शुद्ध है। नेक्स्ट वन, unless he does not study with rapt attention, unless के साथ not का प्रयोग नहीं होगा, unless he studies आपको लिखना होगा। सी में त्रुटि है, unless के साथ not का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वह स्वयं नेगेटिव है। नेक्स्ट, a number of candidates were discussing the topic by expressing their point of view to each other, to each other के स्थान पर one another का प्रयोग होगा। कई व्यक्ति हैं, अतः बी में त्रुटि है। नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच। हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप राजधानी के इस मंच से आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थीगण, जब भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहला बेसिक आधार क्या होता है, सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप उस एग्जाम के पैटर्न को जानें, उस एग्जाम के नेचर प्रकृति से परिचित हो। और प्रकृति कहाँ से मिलेगी, उसकी जानकारी का स्रोत क्या है, तो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन रिपीट की संभावना रहती है और कुछ के स्तर के आधार पर आपको तैयारी करनी होती है। उसके बाद मॉडल सेट को तैयार करना होता कि अपो दीपो भव, अपनी दीपक स्वयं बने, वो जांचें कि प्रश्न क्या है। चलिए, प्रश्न आपके सामने है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कथन में कौन सही है? इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। पहली बार यहीं पर पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किया गया। वायसराय की जो परिषद थे उसको दिया गया कि भाई उनको विभाग बांटा गया। आपको पता है कि वायसराय की जो परिषद थी, अब तो वायसराय कहा जाने लगा था। वायसराय की
वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई थी। पहले 4 था, तो 4 + 1 अर्थात सदस्यों की संख्या 5 कर दी। इन पांचों के बीच जो है विभागीय तौर पर बंटवारा किया गया कार्य का कि आपको अमुक अमुक काम करना है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। यहाँ गलत है ये। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई, नहीं की गई। गवर्नर के परिषद में 6 नए सदस्य की वृद्धि की गई, जिससे इसकी विधान परिषद की कुल संख्या 12 हो गई। सदस्य की संख्या यहाँ पर ये भी गलत है। सदस्य की संख्या जो है 1 4 1 5 थे, तो यहाँ पर संख्या बढ़कर वाकई में 10 हुई थी, ये भी गलत है। तो केवल और केवल एक सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिक के सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। वो न्याय कौन कौन है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय प्लस राजनीतिक न्याय, प्लस राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अवसर और प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता है। अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार की समानता। तो यहाँ सभी का सभी लाइन जो है वो सही है। हमारी प्रस्तावना में क्या ज्ञात होता है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? तो 5 प्रकार का। समानता कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। द्वितीय क्षेत्र के, द्वितीय यहां पर शब्द होगा वित्तीय। वित्तीय क्षेत्र की मूल्यांकन समिति का सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए 2006 ईस्वी से एक अलग से आरबीआई के अंदर एक अलग से आयोग बनाया गया। ये आयोग ही देखेगा कि देश की वित्तीय अर्थात मौद्रिक नीति, उसे कह सकते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति की जांच अर्थात जिसकी समीक्षा करना है, रिव्यू करना है। मौद्रिक नीति में क्या क्या आता है? CRR, SLR, BR, RR, RRR, ये मॉनेटरी पॉलिसी का अंग होता है। इसकी जांच के लिए कहता है कौन सी, किसकी अध्यक्षता में? सह अध्यक्षता। सह मतलब क्या है? स्पष्ट है कि 2 होगा। तो आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और भारत का वित्त मंत्री ने, वित्त मंत्री इसमें, इसकी बैठक में स्वतः वित्त मंत्री प्रत्यक्षता शामिल नहीं होते। वित्त मंत्री प्रत्यक्षता शामिल नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव की सह अध्यक्षता में, और जो तय करता है कि हमारा देश का मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की दर तय करता है वो क्या होनी चाहिए। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2006 से। विद्यार्थीगण, यही अंतर है। जब आप स्वयं घर पर हल करते हैं तो केवल एक सवाल का हल होता है। आजकल एआई के जमाना में भी आप एक सवाल को हल कर पाते हैं, लेकिन जब राजधानी जैसे प्रतिष्ठित मंच से और इसके कश्यप से जुड़ जाते हैं तो हर प्रश्न पर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, हर प्रश्न पर एक्स्ट्रा कंटेंट, एक्स्ट्रा तथ्य की जानकारी होती है। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2006 से। किस लिए हुआ?
तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, तो इसके अंतर्गत ये सारे सब तथ्य को आता है। निम्नलिखित समूह में किस एक के देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को बोलते हैं, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा विश्व के कुल 13 ऐसे देश हैं जिससे गुजरता है। भूमध्य रेखा एशिया महादेश से गुजरती है, यह अफ्रीका महादेश से गुजरती है, यह दक्षिण अमेरिका महादेश से गुजरती है। अब देखिए क्या है, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया। ब्राजील दक्षिण अमेरिका, मालदीव और इंडोनेशिया एशिया का है। सिंगापुर से नहीं गुजरती है, यहाँ भी सिंगापुर है, नहीं गुजरती। इक्वेडोर से गुजरती है, केन्या से गुजरती, युगांडा से गुजरती है, लेकिन यहाँ देखिए पेरू हो नहीं गुजरती है। अर्थात 13 देश में यही एक ऐसा है जिससे, और अफ्रीका महादेश एकमात्र ऐसा महादेश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखा गुजरती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? जिसे आदिवासी क्या बोलते हैं? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। हमारी देश की आबादी का लगभग 8.21%। पूरे भारत की यदि हम बात करें तो भारत की आबादी का 8.21% आबादी है। इसमें सबसे ज्यादा आबादी है भील की, नंबर 2 आबादी जो होती है वो है गोंड की, नंबर 3 पर है वो है संथाल। खैर यहाँ आदिवासी की संख्या पूछ रहा है किस पर, वो परसेंट पूछ रहा है अलग अलग राज्यों की। अब यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश की आबादी का कितना परसेंट है, तो अरुणाचल प्रदेश में 68.8% है आबादी का। मिजोरम की आबादी का कितना प्रतिशत है, तो मिजोरम में है 94.4%। नागालैंड में है, नागालैंड की आबादी है 86.46% और मेघालय में है 86%। अब जब चारों का आंकड़ा आपको पता है, चारों का प्रतिशत ज्ञात हो गया, तो उत्तर देने में कदापि कठिनाई नहीं होगी। मिजोरम में सबसे अधिक आबादी जो है सो वो आदिवासी की है, जनजाति की है, और ये सभी जनजाति लगभग जो है ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी योजना संहिता 2023 का संबंध, 2023 का राष्ट्रीय कार्यकारी ये था क्या, इसका मूल उद्देश्य था पर्यावरण का संरक्षण, अर्थात यहाँ पर इसका जरूरत है पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ। इसमें क्या था, मरुस्थल के विकास को रोकना, मरुस्थल के विकास को रोकना और मरुस्थल के विकास को रोकना और वन क्षेत्र का प्रबंधन के बारे में। अब देखिए इसमें वैज्ञानिक वन प्रबंधन के तहत इसकी शुरुआत की गई, और इसकी शुरुआत के तहत क्या किया गया, तो विश्व मरुस्थल सूखा निवारण दिवस के तौर पर तो प्रत्येक वर्ष 17 जून 2023 को 17 जून को इसकी घोषणा किया गया। इस वर्ष इस मरुस्थलीय विकास रोकथाम दिवस के रूप में मनाते हैं। डंकन पास पृथक करता है, डंकन पास किसको अलग करता है। अब यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ तीनों के तीनों विकल्प को यदि आप देख लें तो बड़े आसानी से आपका उत्तर जो है सो ज्ञात हो जाएगा। कोका द्वीप म्यांमार के क्षेत्र में है। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान को अलग करता है डंकन पास। मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है, जबकि लघु अंडमान और कार निकोबार को
10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई? 1865 में हुई। कहाँ हुई? तो पेरिस में हुई, पेरिस में हुई। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, अर्थात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार किस प्रकार से विश्व स्तर पर तमाम प्रकार की सूचना का आदान प्रदान बिना किसी व्यवधान के हो। सूचना के क्षेत्र में सूचना का अधिकार नागरिकों का अधिकार है, वैश्विक स्तर पर माना गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पूरे देश में कब लागू किया गया? तो 18 मई 1955 को लागू किया। इसी हिंदू विवाह अधिनियम 1951 में लाने का प्रयास किया गया, पास नहीं हुआ था। तब भीमराव अम्बेडकर नाराज होकर त्याग पत्र दे दिए थे और बड़े ही कठिनाई के बाद इसे 1955 में पास किया गया। राजेंद्र प्रसाद ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया था। इस अधिनियम के द्वारा दिया गया कि हिंदू पति पत्नी का संबंध यदि बेहतर नहीं है तो हमारे धार्मिक मामला में पति पत्नी के संबंध यदि बेहतर नहीं है तो भी उन्हें साथ रहने को बाध्य किया जाता था। विवाह विच्छेद का कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ विवाह विच्छेद का प्रबंध किया गया कि दोनों न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपने वैवाहिक संबंध से अलग हो सकते हैं। हिंदू पुरुष को एक से अधिक शादी, जो भारत में बहु विवाह प्रचलन में था, उसको रोका गया कि एक पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति, जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे संविधान में एसटी शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुसूचित शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द का प्रयोग है अनुसूचित जाति, और एससी अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम की जांच के लिए 1927 में आयोग का गठन किया गया। 1928 में आयोग भारत आया। इसने अपना रिपोर्ट 1930 में दिया। इसके रिपोर्ट पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम को तैयार किया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन की शुरुआत तो होती है जुलाई 1946 से। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ। नेहरू समिति, ये 1928 की बात है। नेहरू समिति का गठन किया गया। इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की मांग किया गया। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्या बाप तथा द्रोण बाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करता है? इस शब्द का प्रयोग हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल में इन शब्दों का प्रयोग होने लगा। ये भूमाप की एक इकाई थी। भूमाप की इकाई धार्मिक अनुष्ठान के लिए यज्ञ शब्द का प्रयोग होता था। विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के के लिए उस काल में जो है निष्क और फिर आहत सिक्का को प्रयोग में लाया जाता था। पदाधिकारी का वर्गीकरण, उसे रत्निन, उसे क्या कहा गया? उसे रत्निन के नाम से जाना गया। तो सभी उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण शब्द हैं। भारत में G20 की शिखर सम्मेलन केवल एक बार हुआ है। अब तक जो है केवल एक बार G20 की शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 2023 में हुआ था। कब हुआ था? ऐसे अंतिम तौर पर जो मुख्य हुआ वो सितंबर 2023 में भारत मंडपम, है ना, भारत मंडपम के क्षेत्र में हुआ था। तो हर्षवर्धन श्रृंगला वहाँ के पूरे व्यवस्था की देख रेख समन्वय, तब वो विदेश सचिव के तौर पर काम कर चुके थे। तो उनको ये दिया गया था कि पूरे समन्वय का काम करेंगे।
राजीव गाबा जो है ये गृह सचिव के तौर पर, अमिताभ कांत ये नीति आयोग के सीईओ, एनके सिंह जो हुए ये 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ, राजीव गाबा जो है ये गृह सचिव के तौर पर। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार की होती है। कटौती प्रस्ताव जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव, जिसमें कहता है खर्च जो बजट में आप मांग किए हो वो अब राज्य पर बोझ है, बर्डन है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। 1 रुपया तक उसको खर्च में कमी लाया जाए। दूसरा कहते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, इसमें कहता है 100 रुपया की कमी किया जाए। तीसरा को कहते हैं आर्थिक कटौती प्रस्ताव, जिसमें धन में कहां और कितना की कमी लाना है उस पर है। तो बजट के संबंध में आता है सरकार की नीति पर नियंत्रण के लिए नहीं, सत्ताधारी के लिए। बजट प्रस्ताव में जो सरकार ने धन की मांग किया है, अनुच्छेद 113 के आधार पर सरकार के द्वारा जब अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है तो उसके लिए है। जिन अवस्था अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग धार्मिक साहित्य होता है। अब तनक, यहूदी धर्म के लिए तनक है, बौद्ध धर्म के लिए क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के लिए त्रिपिटक है, ईसाई धर्म का बाइबिल और पारसी धर्म का है जिंद अविस्ता। पारसी धर्म, रतन टाटा आपके पारसी धर्म से जुड़े हुए थे। अबुल फजल की हत्या कब होती है? तो 1602 ईस्वी में हत्या किया गया। किसने किया? तो वीर सिंह देव बुंदेला। अबुल फजल की उपलब्धि क्या है? इसने आईने अकबरी, अकबरनामा नामक पुस्तक लिखा। बैरम खां कौन था? तो अकबर का संरक्षक था। अकबर का जो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। उदय सिंह राणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। हेमू, यहां होना चाहिए हेमू, तो हेमू के साथ 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो ये 15 क्वेश्चन जाने या कितना क्वेश्चन जाने उसकी गिनती तो आप स्वयं कर सकते हैं। तो यदि आप लगातार राजधानी कोचिंग से जुड़े रहते हैं, राजधानी कोचिंग इसके कश्यप को अपना सहयोगी बनाते हैं, तो हर हाल में आपको केवल और केवल सफलता का ही पर्याय बनते हैं। कहीं भी आपको असफलता का सामना न करना पड़ता है। बस ध्यान देना है, तथ्यों को, कंटेंट को बेहतर तरीके से उसको तैयार करना है, और हर प्रश्न पर एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करके अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करना है। चलिए अगले दिन पुनः नए सेशन के साथ नए प्रश्नों का पिटारा लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग एस्पिरेंट। आज हम लोग मॉक टेस्ट 7 का डिस्कशन करवाने जा रहे हैं, ठीक है। जो आपका पटना को हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का मॉक टेस्ट 7 का डिस्कशन आज हम लोग करवाने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस, यानी कि हमको क्या करना है, केबल का नहीं यूज करना है, बिना केबल को कनेक्ट करवाना है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। सेंट्रलाइज यानी कि एक जगह वहां पे नहीं। ओपन सोर्स क्या कहता है कि हमारा सोर्स कोड भी हमको फ्री है, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। वायरलेस
यही है ना वायरलेस, जो आपको केबल का जरूरत लेने ही नहीं देता है और आप दूसरे डिवाइस को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। यही हुआ ना, तो वायरलेस हो गया। स्प्रेडशीट में सेल को नियमानुसार परिभाषित किया जाता है। स्प्रेडशीट में सेल को रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन एकदम स्प्रेडशीट में होता है। टेबल और यस टपल का इंटरसेक्शन नहीं। टेबल तो बड़ी एंटिटी हो गया, टपल तो उसका पार्ट हो गया। फाइल और डेटाबेस का इंटरसेक्शन ये भी नहीं है। फील्ड और रिकॉर्ड, फील्ड और रिकॉर्ड देखिए लगेगा फील्ड भी है और रिकॉर्ड है कॉम्बिनेशन, पर यहां पे ये चीज नहीं होगा। ठीक है, फील्ड और रिकॉर्ड नहीं, इसको मेन स्टैंडर्ड वे में समझिए। तो स्टैंडर्ड वे में हम लोग उसको कहते हैं रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां तो फील्ड चलेगा, रिकॉर्ड चलेगा, पर ये नहीं होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा रोज एंड कॉलम। यही है ना रोज एंड कॉलम्स, यस दैट इज कॉल्ड अ टेबल। टेबल में क्या है, स्प्रेडशीट भी तो एक तरह से टेबल ही है आपका। पीसी का पूरा नाम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। एकदम अपना पर्सनल कंप्यूटर, अपना अपना कंप्यूटर को ही ना कहा जाता है। प्रोसेस कंट्रोल नहीं है, प्रोडक्ट्स कंप्यूटर नहीं है, पेनफुल ये इसका फुल फॉर्म नहीं है। डैश कंप्यूटर को यह कहता है कि आपने कंपोनेंट्स को कैसे उपयोग किया है, यानी कि हमको कौन सा कंप्यूटर जो यह कहता है कि आपने कंपोनेंट्स को, अपने कंपोनेंट्स को किस तरह आपने यूज किया है। मॉनिटर, मॉनिटर तो अपने कंपोनेंट एक तरह से तो वो क्या है, हमारे आउटपुट को दिखाता है। प्रिंटर हमारे क्या आउटपुट को प्रिंट आउट करवाता है, ये डिस्प्ले करवाता है, ये प्रिंट आउट। नेटवर्क हमारा क्या करता है, शेयरिंग के लिए करता है, तो ये भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम यही है ना जो ये कहता है कि अपने कंपोनेंट्स को कैसे प्रयोग में, क्योंकि ओएस ही क्या है, आपके हर एक यस पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या करता है, यस काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, भले उसके अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट बैठा हुआ है, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सब पड़ा हुआ है। डैश ऐसे शब्द है जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, कौन सा है प्रोग्रामिंग, कंट्रोल वर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जा रहा है, कंट्रोल वर्ड्स का यूज ही नहीं है। कंट्रोल स्ट्रक्चर हां है, प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पर हम इसका क्या कह रहा है कि जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने प्रयोग हेतु अलग रखा है प्रोग्रामिंग, यानी कि वो रिजर्व है, यानी कि वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स हां एकदम है, रिजर्व कीज नहीं है। जैसे कि आपका इंट हो गया, इफ हो गया, फॉर हो गया, ये सब हमारा रिजर्व वर्ड है। यही पे बोला है ना अलग रखता है, यानी कि ये यूजर को नहीं बोलता है कि इसका यूज कीजिए, क्या फॉर स्टोरिंग द डेटास। टेप ड्राइव, टेप ड्राइव जो होता है वो किस तरह डेटा को करता है, सीक्वेंस वाइज में ना। ठीक है, तो टाइमली नहीं करता है, स्पोरेडिक नहीं करता है, रैंडम नहीं करता है, सीक्वेंशियल क्या करता है हमारा, सीक्वेंशियल, यानी कि एक एक करके। जैसे टेप रिकॉर्डर का कैसेट होता था ना, तो कैसे हमारा डेटा को रीड करता था, सीक्वेंस वाइज में। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको कहते हैं वोलाटाइल टेम्पोररी मेमोरी। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रजिस्टर एप्लीकेशन मॉड्यूल नहीं है, ये भी नहीं है, रिमोट एक्सेस मशीन भी नहीं है। ये कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग है जिसे कोई छू सकता है, यानी कि विच यू कैन टच। तो सिंपल डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा ना कि कौन है जो आपको महसूस करवाता है, यानी कि विच यू कैन फिजिकली टच एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट, दैट इज द हार्डवेयर। हार्डवेयर वर्ड आर द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट वी कैन सी एंड टच। तो हार्डवेयर है, डेटा नहीं है। डेटा क्या है, मेरा रॉ फैक्ट एंड फिगर्स है। सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ये भी नहीं है, क्योंकि जिसे कोई छू सकता है, इसको तो आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। इनपुट नहीं, आंसर आपका क्या हो गया, हार्डवेयर। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए करता है, हम फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, क्या डेटा को संभालने के लिए, रखने के लिए, फ्यूचर यूज के लिए।
प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए नहीं, सूचना स्टोर, हाँ सूचना मीन्स व्हाट, यानी कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए नहीं। मेन फ्लॉपी डिस्क हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को सिर्फ संग्रहित यानी कि रखता है। सीपीयू का पूरा रूप क्या है? सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एकदम है। कंप्यूटर प्रोटेक्शन यूनिट नहीं है, एक्सक्यूज मी, सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को किसमें कर देता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे प्रोसेस करता है, यानी कि डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने के लिए प्रोसेस करता है, ठीक है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, देखिए यहां यह ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोसेसर नहीं हो सकता, प्रोसेस करवाता है, ठीक है, पर यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो है हमारा कंप्यूटर। केस नहीं, कैश के बारे में बोला जा रहा है, कैश नहीं है, कैश हमारा क्या है? डेटा को स्टोर करवाना टेम्पोरली, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया कंप्यूटर। प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टर का एक समूह कहलाता है क्या? प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टर एक समूह, यानी कि हमारा जैसे कि ये है, टेबल है, यहां पे रोल है, नेम है, क्लास है, एज है, ये हमारा डेटा है ना। प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टर्स का एक समूह, जैसे नेम का एक समूह, क्लास का एक समूह, एज का, यही कह रहा है। इसको फाइल कहा जाता है? नहीं। डेटाबेस कहा जाता है? नहीं। फील्ड कहिए या इसको कॉलम कहिए, एट्रीब्यूट कहिए, जो भी कहिए, कीबोर्ड नहीं है। हमारा आंसर क्या है? फील्ड। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त, जैसे कि हमको लेटर लिखना है तो किस तरह का हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? सॉफ्टवेयर हमारा दो तरह का है ना, एप्लीकेशन है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे MS वर्ड, नोटपैड, वर्ड पैड, ये सब है ना। तो वैसा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। GUI सॉफ्टवेयर, हाँ ये है GUI सॉफ्टवेयर, पर इसको कहा नहीं जाता है GUI सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के टाइप में ये नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? हमारे परफॉर्मेंस को, पीसी के परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, ये भी नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एकदम सही है। यूजर नीड्स सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध, यानी कि हमको कंप्यूटर से क्या, हार्ड कॉपी का मतलब क्या है कि जो आपको प्रिंटर से निकाल के दे, पेज पे जो डेटा निकाल दे, जो आप शेयर कर सकते हैं बिना किसी डिवाइस के, आप पेपर को शेयर कर सकते, वही कह रहा है। तो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध करता है कौन? ईमेल तो नहीं करवाता है, ये तो सॉफ्ट कॉपी सब है। फ्लैक्स भी नहीं करवाता है, सॉफ्टवेयर भी नहीं, प्रिंटर है। प्रिंटर ही हमारा क्या करता है? हार्ड कॉपी करवाता है। अगर यही क्वेश्चन होता सॉफ्ट कॉपी दे, हम मॉनिटर पे लगाते। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होगा? स्वाभाविक है सर्वर होगा ना, सर्वर सबसे पावरफुल होता है। तो डेस्कटॉप एकदम नहीं, नेटवर्क क्लाइंट नहीं, नेटवर्क सर्वर सबसे बड़ा होता है, नेटवर्क स्टेशन नहीं होता है, ठीक है। So I hope these all 15 question, 15 questions will help you a lot. Yes, so for your computer operator come typist exam. Okay, thank you, my dear.